Hello students, next colligative property is depression in freezing point. एक्चुअली होता क्या है, जो भी लिक्विड फ्रीज करता है एक टेम्परेचर पर उसको बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और जब हम उसको सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी इसी सॉल्वेंट में अगर हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा कम हो जाता है। दिस इज नोन एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर, देखिए यही बोला मैंने, टेम्परेचर ऑन विच, फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे? वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस का लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। टेम्परेचर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड फेज। का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएगा उसको वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो जैसे ही हम सॉल्यूट ऐड करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होता है। देखिए यहाँ एक डायग्राम है, ये है प्योर सॉल्वेंट का कर्व, और जब हम इसमें इसको सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो इसका कर्व आ रहा है ये। तो ये दिस इज TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का था, और TF ये आफ्टर, जब हमने इसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो इसका हो गया TF। तो डिक्रीज कितना हुआ? दिस इज द डिक्रीज, दिस इज नॉन एज द डिक्रीज इन डेल्टा TF। दिस इज नॉन एज डेल्टा TF, डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें से इसको माइनस कर देंगे प्योर में से, तो डेल्टा TF नॉट माइनस TF। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिलिटी। ये सेम चीज है जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने पढ़ा था। तो डेल्टा TF, TB की जगह TF हो गया केवल। तो TF इज प्रोपोर्शनल टू M, इसको हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे KF। यहां इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, वहां ये बोला था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और या बोलेंगे इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक और यूबुलोस्कोपिक नाम इनके उस मेथड से है जिस मेथड से इनको इवेल्युएट करते हैं, उनका मेथड के नाम से इसको दिया गया। इसकी जो यूनिट है वो भी सेम होगी जो कि हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट KB की यूनिट थी। तो यहां पर हमारे पास आ गया, देखो मोलिलिटी का मतलब क्या होगा? मोल इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया है, ये सॉल्वेंट है, 1 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। N2 इज इक्वल टू होगा W2 अपॉन M2, वैल्यू पुट कर दी है। तो N2 की जगह आ गया W2 अपॉन M2, और W1 था ही, तो ये M की वैल्यू आ गई। अब इस M की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में। तो TF इज इक्वल डेल्टा TF इज इक्वल टू आएगा W2 अपॉन W1 इंटू KF अपॉन M2 इंटू 1000। यहां इससे हम उसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास के लिए M2, मोलर मास किसका? सॉल्यूट का, M2 इधर ले लेंगे और इधर वाली क्वांटिटी इधर चली जाएगी। इसकी जो थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन है वहां देखिए KH डेल्टा H वेपर था, वेपराइजेशन था, या फ्यूजन है, तो सेम है। KF इज इक्वल टू RM1 TF स्क्वायर अपॉन डेल्टा H फ्यूजन इंटू 1000। वैल्यू पुट करेंगे, 1000 से 1000 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी M2 W2 अपॉन W1 RM1 TF स्क्वायर अपॉन डेल्टा H फ्यूजन इंटू डेल्टा TF। तो इसमें से कोई भी फॉर्मूले का यूज कर चाहे इसका या इसका, किसी भी फॉर्मूले का यूज कर हम जो भी हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए सबसे पहले हमको समझना है ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है। देखो एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। जैसे कि गैस का हम एक अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो थोड़ी देर में उसकी स्मेल सारी जगह, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बट इन केस ऑफ लिक्विड, अगर सॉल्वेंट होता है, देखिए दो हमने एक सेटअप बनाया है,
कंटेनर में सॉल्वेंट रखा है और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन भरा है। सॉल्यूशन का मतलब इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। और यहाँ पर हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है कि कुछ पार्टिकल को जाने के लिए अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती है। जैसे कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करेगी लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगी। तो यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है तो होगा क्या कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है इसकी हाई कंसेंट्रेशन, देखिए यहाँ भी सॉल्वेंट है लेकिन कंसेंट्रेशन इसकी कम है क्योंकि वहां पर साथ साथ में सॉल्यूट है, और यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का इसके हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। अब देखिए बात क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो पास करने के लिए अलाउ करती है, यानी इसके थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल तो जा सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं जा सकते। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकती है, किसी नेचुरल चीज की बनी हुई और किसी आर्टिफिशियल की। जैसे नेचुरल में ये है पिग्स ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर, आर्टिफिशियल के अंदर जो सेल्यूलोज एसीटेट का बना होता है। एक परफेक्ट, ये सारी परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट अगर आप चाहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो वो बनेगी कॉपर फेरोसाइनाइड की। कॉपर फेरोसाइनाइड की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनती है वो परफेक्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलरिटी, कंसेंट्रेशन इन मोलरिटी उस एक गिवन टेम्परेचर पर उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए लिया है, इज प्रोपोर्शनल टू Ct, और इसको जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज R, एंड R इज द गैस कांस्टेंट। हियर C is equal to N upon V as we know, तो we can put the value N मतलब N for N2 मतलब सॉल्यूट। तो ये पुट करेंगे तो पुट करने पर N2 की जो वैल्यू हम पुट करेंगे W, N2 इज इक्वल टू होता है W2 अपॉन M2, और जब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे पाई वाले केस में N2 की वैल्यू, तो वी गेट R W2 अपॉन M2 इंटू T अपॉन V, और वी कैन राइट इट M2 इज इक्वल टू W2 इंटू RT अपॉन पाई V। व्हाट इज W2? गिवन वेट ऑफ ए सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है। फिर है ऑस्मोटिक प्रेशर, और थर्ड है वॉल्यूम, क्योंकि हम मोलरिटी ले रहे हैं इसलिए हम सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेंगे, और R इज द गैस कांस्टेंट। तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब देखिए इसमें एक बात आई, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ये देखिए कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू रुक जाए तो हमें इसके अपोजिट में एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी मेन बात है, जैसा हम बताते आ रहे हैं कि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास डिटर्मिनेशन के काम आती हैं। इस पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम प्रोटीन या बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। अगर हमें चाहिए किसी बायोमोलिक्यूल का या प्रोटीन का मोलर मास डिटरमाइन करना है तो उसके लिए यही मेथड सबसे ज्यादा अच्छा है और एडवांटेज है इसके कुछ। इसका रीजन क्या है? नंबर 1, प्रेशर मेजर्ड अराउंड, इसका जो प्रेशर है वो हम रूम टेम्परेचर पे मेजर्ड करते हैं। क्यों रूम टेम्परेचर पे मेजर करने से क्या है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो जो बायोमोलिक्यूल्स है वो डिकम्पोज होने लगेंगे। दूसरा है मोलरिटी यूज इंस्टेड ऑफ वॉलेलिटी। दूसरी एडवांटेज ये है कि यहाँ मोलरिटी का यूज कर रहे हैं ना कि मोललिटी का, और इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो काफी ज्यादा आता है। इवन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी इस क्वांटिटी का ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी होता है, जिससे कि हम इजीली उसका मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए अब कुछ एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन क्या है।
जैसे हम अगर रॉ मैंगो को, कच्चे आम को अगर नमक के पानी में डालेंगे तो श्रिंक कर जाता है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी यही है, सॉल्टी वाटर में जाने पर, क्योंकि उसके अंदर बाहर जो होता है उसके अंदर सॉल्यूशन होता है और इसलिए वहाँ जो फ्रूट के अंदर का वाटर है वो बाहर की तरफ आता है। विल्टेड फ्लावर रिवाइव, विल्टेड फ्लावर देखा होगा मार्केट में, जो फ्लावर सेलर्स होते हैं वो लगातार उस पर पानी का छींटा मारते रहते हैं या उसको पानी में डिप करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि पानी उसके सेल्स के अंदर एंटर करता रहता है और वो फ्रेश रहता है। कि एंडेमा और स्वेलिंग ये एक सिचुएशन है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा साल्ट का यूज़ करते हैं, तो साल्ट का यूज़ करेंगे तो उनके सेल्स के अंदर भी सॉल्ट ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में क्या है, वो पानी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो बाहर से उस सेल के अंदर पानी ज़्यादा जाएगा। जब पानी ज़्यादा जाएगा तो सेल स्वेल करेंगी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडेमा। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय साल्टिंग। जो मीट सप्लाई होता है का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो मीट के ऊपर क्या साल्ट स्प्रेड कर दिया जाता है। तो साल्ट स्प्रेड करने से क्या होगा, जब उस पर कोई बैक्टीरिया अगर लगेगा तो उससे बैक्टीरिया का जो अंदर का लिक्विड है वो लॉस करके बाहर आ जाएगा और डिहाइड्रेशन की वजह से वो डाई कर जाएगा, जिससे कि मीट सेफ रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। देखिए एक और फिनोमिना है, दैट इज जस्ट रिवर्स टू द ऑस्मोसिस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। हम सबके घर में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट रहता है जिसको RO, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है कि एक सेटअप हमने तैयार किया है। यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि सेलुलोज एसीटेट का बना हुआ है, लगा है। एक साइड में हम सॉल्टी वाटर यानी ऐसा पानी जिसमें नमक मिला हुआ है, और एक साइड फ्रेश वाटर। अब हो क्या रहा है, अगर हम छोड़ेंगे इसको तो ये पानी इधर की तरफ रन करेगा, इधर की तरफ रन करेगा क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका डायरेक्शन उल्टा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्रेशर फील हो रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम चाहते हैं कि इसका फ्लो साल्टी वाटर में से वाटर इधर चला जाए तो हमें इससे ज्यादा एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इफ वी अप्लाई pressure more than osmotic pressure, water from the salty water flow in the fresh water side and we can get fresh water, and by this process is known as the desalination of water, यानी saline water से हम fresh water इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए इसी में हम पिछले वाले जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन था उसकी कुछ एप्लीकेशन में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आइसक्रीम सेलर्स होते हैं, कुल्फी बनाने वाले होते हैं। तो कुल्फी बनाने वाले अपने एक सेटअप के अंदर बॉक्स रखते हैं और बॉक्स के अंदर आइस भर के रखते हैं, आइस में थोड़ा नमक स्प्रेड करते हैं, और उसके बाद जो उनका सेटअप होता है, जो सांचे होते हैं उनके अंदर क्रीम को भर के रख देते हैं। और उससे क्या होता है कि जैसे ही उसने बर्फ आइस के अंदर नमक ऐड किया हुआ है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होने पर जब वो क्रीम उसके कांटेक्ट में आएगी तो कुल्फी जम जाती है। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो हिली एरिया है वहाँ रोड पर काफी सारी बर्फ आ जाती है। तो बर्फ आ जाती है तो उसको मेल्ट करने के लिए हम सॉल्ट डाल देते हैं, जैसे NaCl, CaCl2, इस तरह का जो सॉल्ट डाल देंगे तो वो आइस मेल्ट होने लगती है क्योंकि उनका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दूसरी बात, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो हमारे रेडिएटर्स होते हैं गाड़ी में, गाड़ी को कूल करने के लिए, इंजन को कूल करने के लिए, उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है, ये एक तरह का सॉल्यूट है। जब हम इसको वाटर में मिलाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि पानी 0 पे फ्रीज नहीं होगा। और हिल एरिया का टेम्परेचर हम जानते हैं 0 से भी नीचे चला जाता है, और इसको मिलाने से लगभग ये -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्क करता है। तो
एंटी फ्रीजिंग रेजेंट बनाने में भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काम आती है। थैंक यू।